Hello students, today we are discussing here the components of capital market in India. Capital market in India is further divided into two parts. One is organized capital market and the other is unorganized capital market. तो ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट क्या है? एक ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट वो मार्केट है विच इज़ डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. एंड अनऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट क्या है? विच इज़ नॉट डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया. भारत में जो ऑर्गेनाइज्ड मार्केट है उसके प्लेयर्स कौन से हैं जो कि इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं? दो प्लेयर्स हैं. वन आर द सप्लायर्स एंड द अदर आर बोरोअर्स. सप्लायर्स कौन कौन हैं? जो कि फंड को सप्लाई करते हैं, यानी कि सरप्लस फंड्स अपना इन्वेस्ट करते हैं और बोरोअर्स को देते हैं. वो सप्लायर्स हैं गवर्नमेंट, बैंक्स, कॉरपोरेट यूनिट्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंडिविजुअल्स. बोरोअर्स जिन्हें धन की आवश्यकता होती है वे हैं गवर्नमेंट एंड कॉरपोरेट यूनिट्स. तो ये ऑर्गेनाइज्ड मार्केट्स के प्लेयर्स हैं. इसी प्रकार से अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के प्लेयर्स हैं, सप्लायर्स हैं प्राइवेट मनी लेंडर्स, इंडिजीनियस बैंकर्स एंड महाजन्स एंड साहूकार्स. और बोरोअर्स हैं फार्मर्स, स्मॉल ट्रेडर्स एंड प्राइवेट इंडिविजुअल्स फॉर कंजम्पशंस. तो ये जो मार्केट्स हैं ये ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड दो में डिवाइड की गई हैं. यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट के बारे में कि भारत में ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट किस प्रकार से काम कर रही है. ऑर्गेनाइज्ड कैपिटल मार्केट इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू मेनली टू पार्ट्स. फर्स्ट इज प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट. प्राइमरी मार्केट कौन सी मार्केट है? प्राइमरी मार्केट वो मार्केट है जो कि नई सिक्योरिटीज़ में डील करती है. These securities are offered to the public for the first time and any subsequent trading of securities takes place in secondary market. यानी कि जब पहली बार कोई शेयर कंपनी द्वारा मार्केट में निकाला जाता है, उसका ऑफ़र किया जाता है, तो जब पहली बार निकालते हैं तो वो प्राइमरी मार्केट में निकाला जाता है. उसके बाद उस शेयर की डीलिंग सेकेंडरी मार्केट में की जाती है. और प्राइमरी मार्केट इज़ अ मार्केट फॉर द लॉन्ग टर्म फंड्स. तो ये किस में डील करती है? लॉन्ग टर्म फंड्स में डील करती है. लॉन्ग टर्म के लिए फंड्स को इन्वेस्ट किया जाता है और शॉर्ट टर्म के लिए यदि आपको मनी इन्वेस्ट करनी है तो मनी मार्केट में डील किया जाएगा. सो इट कंप्राइजेज ऑफ इंडिविजुअल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. इसमें कौन कौन शामिल हो रहे हैं? इंडिविजुअल्स भी हैं और इंस्टीट्यूशंस भी हैं जो कि लॉन्ग टर्म फंड्स को रेज करते हैं और न्यू और एग्जिस्टिंग कंपनीज जो हैं इसके पार्टिसिपेंट्स बनती हैं. केवल नई ही नहीं, पुरानी कंपनीज भी प्राइमरी मार्केट का हिस्सा हैं, क्योंकि यदि एक नई कंपनी अपना नया शेयर लेकर आती है तो जब वो पहली बार लेकर आ रही है, ऑफ़र कर रही है, तो उसे प्राइमरी मार्केट में ऑफ़र किया जाएगा. यदि वही कंपनी अपना दोबारा से एक नया शेयर और लेकर आ रही है तब भी पहली बार जब भी ऑफ़र होगा वो प्राइमरी मार्केट में किया जाएगा. इसके द्वारा क्या किया जाता है कि जो भी सरप्लस फंड्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स के पास हैं, चाहे इंस्टीट्यूशंस के पास हैं, चाहे गवर्नमेंट के पास हैं, तो वो अपनी सेविंग्स को लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट कर उस पर बेनिफिट ले सकती है, उस पर इनकम को अर्न कर सकती है, चाहे वो इनकम डिविडेंड फॉर्म में हो, चाहे वो इंटरेस्ट की फॉर्म में हो. और जिस भी पार्टी को ये फ़ंड चाहिए उसे प्राइमरी मार्केट के द्वारा डिबेंचर्स और सिक्योरिटीज़ में इन्वेस्ट करके उस फंड को इन्वेस्ट कर दिया जाता है. एंड प्राइमरी मार्केट डील्स इन ओनली न्यू which are issued for the first time.
दिस इज़ ऑल्सो कॉल्ड द न्यू इशू मार्केट, इसे नया इशू मार्केट भी कहा जाता है। व्हाट आर द फीचर्स ऑफ प्राइमरी मार्केट? प्राइमरी मार्केट की क्या विशेषताएं हैं? सबसे पहले है कि डील्स इन न्यू सिक्योरिटीज़। जब भी कोई नई सिक्योरिटी इशू की जाती है तो सबसे पहले उसे प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाता है। एंड इट इज़ ऑफर टू पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। जब भी पब्लिक को पहली बार जब इशू करना होता है तो वो प्राइमरी मार्केट में इशू किया जाएगा, जारी किया जाएगा। और प्राइमरी मार्केट के थ्रू, कैपिटल प्राइमरी मार्केट के थ्रू जो हमारे फंड्स हैं वो लॉन्ग टर्म के लिए कलेक्ट किए जाते हैं। और इसके अंतर्गत चाहे वो पुरानी कंपनीज हैं चाहे नई कंपनीज हैं, दोनों ही कंपनीज पार्टिसिपेट करती हैं। जब भी वो अपना कोई नया इशू निकालती हैं तो प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत उन्हें ये नया इशू निकालना पड़ता है। और सबसे मेजर जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि प्राइमरी मार्केट के लिए कोई भी फिज़िकल प्लेस की आवश्यकता नहीं होती है, यानी कि कोई भी ऐसे जैसे कि कोई मार्केट होती है एक स्पेशल ज्योग्राफिकल प्लेस पर होती है, इस प्रकार से प्राइमरी मार्केट के लिए कोई स्पेसिफिकल फिज़िकल प्लेस डिफाइन नहीं होता है। जहाँ पर भी इसका शेयर्स का ख़रीदना बेचना होता है या सिक्योरिटीज़ का ख़रीदना बेचना होता है, वहाँ पर अपने आप ही प्राइमरी मार्केट डेवलप हो जाती है। और जब भी पहली बार इशू निकाला जाता है, एक नई कंपनी के द्वारा पहला इशू निकलता है तो उसे इनिशियल पब्लिक ऑफर यानी कि आईपीओ के नाम से जाना जाता है। और उसके बाद जब कंपनी अपने दूसरे शेयर्स अलॉट करती है यानी कि दूसरा सब्सक्रिप्शन निकालती है तो उसे फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर कहा जाता है, जिसको हम फॉलो FPO भी कहते हैं। नेक्स्ट हेडिंग इज इशू मैकेनिज्म ऑफ सिक्योरिटीज़ इन प्राइमरी मार्केट। किस प्रकार से प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है, जारी किया जाता है। तो इसके कई प्रकार के मेथड हैं। पहला मेथड है पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस, यानी कि पब्लिक को प्रॉस्पेक्टस के थ्रू इनवाइट किया जाता है कि वे शेयर्स को खरीदें। तो ये एक बहुत ही पुराना और पॉपुलर मेथड रहा है शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को जारी करने का। एंड द कंपनी इनवाइट्स द पब्लिक टू सब्सक्राइब्स द सिक्योरिटीज़ थ्रू द प्रॉस्पेक्टस। So it is a kind of direct method under which the prospectus provides various information like company's name, address, director's name, auditor's name, bankers of the company, credit rating agency's name, date of opening and closing of subscription list. So these informations are provided by prospectus to public, through which the public gets the information regarding the company and the subscription. And issues first time, it is called initial public offer, and when company further issues its securities, it is called follow on public offer. The another method is offer for sale. What is it? In this method, the company issues share through intermediaries such as issue houses and stock brokers. जब भी कंपनी को ऑफ़र फॉर सेल करना है तो सबसे पहले वो अपनी सिक्योरिटीज़ को इंटरमीडियरीज़ को, जैसे इशू हाउसेस हैं या स्टॉक ब्रोकर्स हैं, उन्हें ऑफ़र करती है ताकि वे उसके सिक्योरिटीज़ को ख़रीद लें। ये सिक्योरिटीज़ जो हैं इंटरमीडियरीज़ द्वारा अंडर राइटिंग भी की जाती हैं, अंडर राइटिंग भी की जाती हैं। एंड जब भी इसे ऑफ़र किया जाता है तो एक एग्रीड प्राइस के ऊपर ऑफ़र किया जाता है जिसके ऊपर इंटरमीडिएटरीज़ उसे खरीद लेती हैं। देन इंटरमीडियरीज़ सेल्स द सिक्योरिटीज़ टू पब्लिक। तो नेक्स्ट अब इसके बाद स्टेप आता है कि जब इंटरमीडियरीज़ खरीद लेती हैं उसके बाद वो उसे पब्लिक को ऑफ़र करती हैं और पब्लिक उसे उन शेयर्स को या सिक्योरिटीज़ को खरीदती है। और जो भी डिफरेंस आता है
जो भी डिफरेंस मतलब जो इंटरमीडियरीज़ के परचेज प्राइस का और उनके रीसेल प्राइस का डिफरेंस आता है, जो उनका प्रॉफिट है, वो उस डिफरेंस को यूज़ कर सकते हैं ताकि जो भी उनके एक्सपेंसेस हैं या जो उनका कमीशन बनता है, जैसे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस या अंडरराइटिंग कमीशन या जो भी किसी भी तरह और का कोई भी खर्चा उन्होंने किया है, उस तरह के खर्चे को कवर कर सकें। तो ये मेथड क्या कहलाता है? ऑफर फॉर सेल। नेक्स्ट थर्ड मेथड है हमारा प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट एक इस प्रकार का मेथड है जिसके अंतर्गत कंपनीज पब्लिक को शेयर्स या सिक्योरिटीज़ ऑफर नहीं कर रही हैं, बल्कि कुछ एक सेलेक्टेड ग्रुप्स को ही उसे ऑफ़र किया जाता है, जो कि प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए एक कंपनी ने केवल कुछ इंस्टीट्यूशंस को फिक्स कर दिया कि केवल वही इंस्टीट्यूशंस कंपनी के शेयर्स या सिक्योरिटीज़ को, जिस भी तरह के सिक्योरिटीज़ इशू कर रही है, उसे खरीद सकते हैं। तो यह क्या कहलाएगा? एक प्राइवेट प्लेसमेंट कहलाएगा। नेक्स्ट मेथड है राइट इश्यूज़। राइट इश्यूज़ किस प्रकार का मेथड है? इस मेथड के अंदर जब भी कंपनी अपने कोई नए शेयर्स दोबारा से जारी करती है या नई सिक्योरिटीज़ निकालती है, तो उसके लिए यह ज़रूरी है कि वो कंपनी अपने उन नए शेयर्स को सबसे पहले अपने पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करे। तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है? कंपनी अपने नए शेयर्स पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करती है, एंड दीज राइट्स आर इशूड इन अ पर्टिकुलर रेशियो टू द नंबर ऑफ शेयर्स और कन्वर्टिबल सिक्योरिटीज़ हेल्ड ऑन द रिकॉर्डेड डेट। यानी कि एक पर्टिकुलर रेशियो में जितना कंपनी ने पहले शेयर होल्डर्स हैं और जितना उनके पास शेयर्स हैं और जितने कंपनी नए शेयर्स इशू कर रही है, तो उनके रिकॉर्ड के बेस पर वो एक रेशियो फिक्स कर लेती है, जिसके बेस पर शेयर्स को, राइट शेयर्स को इशू किया जाता है। एंड इट इज़ अंडर लीगल ऑब्लिगेशन टू फर्स्ट ऑफर द फ्रेश शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स unless the company has otherwise passed special resolution। यानी कि उसके लिए लीगली ज़रूरी हो जाता है कि जब भी वो अपना नया शेयर सब्सक्राइब करती है, तो सबसे पहले वो अपने पुराने शेयर होल्डर्स को ऑफ़र करे, और ये तब तक पॉसिबल है जब तक कि उसने कोई स्पेशल रेजोल्यूशन पास नहीं किया है। नेक्स्ट मेथड है बोनस शेयर्स का। बोनस शेयर्स क्या है? बोनस की तरह से जो शेयर्स दिए जाते हैं विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन फ्रॉम द पब्लिक, वो शेयर्स क्या कहलाते हैं? बोनस शेयर्स कहलाते हैं, बोनस इश्यूज़ कहलाते हैं। और कंपनी इसे अपने फ्री रिजर्व्स में से या सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में से इशू करती है और एक पर्टिकुलर रेशियो में अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देती है विदाउट टेकिंग एनी कंसिडरेशन। नेक्स्ट इशू है, नेक्स्ट दैट इज़ कंपोजिट इशू। कंपोजिट इशू क्या होता है? ये सब जितने भी तरह के इश्यूज़ हैं उन सब का एक मिक्स पार्ट होता है कि कंपनी अपने कुछ शेयर्स जो है वो राइट शेयर्स की तरह भी दे सकती है, राइट इश्यूज़ की तरह से भी दे सकती है, और कुछ शेयर्स वो बोनस इश्यूज़ की तरह भी दे सकती है, और कुछ वो पब्लिक को डायरेक्ट ऑफ़र कर सकती है। तो कंपोजिट इशू क्या है? इट इज़ एन इशू ऑफ स्पेसिफाइड सिक्योरिटीज़ बाय अ लिस्टेड इशूअर ऑन पब्लिक कम राइट बेसिस। यानी कि कुछ शेयर्स राइट शेयर्स की फॉर्म में इशू किए जाते हैं और कुछ डायरेक्टली पब्लिक को ऑफ़र किए जाते हैं। तो इस प्रकार से अलॉटमेंट किया जाता है, तो इसे क्या कहलाते हैं? कंपोजिट इश्यूज़ कहा जाता है। नेक्स्ट बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो मेथड है वो है ESOP का, यानी कि एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान। ये प्लान कैसा है? ये एक इस प्रकार का प्लान है जिसके अंतर्गत कॉरपोरेट्स क्या करती हैं? अपने शेयर्स को, अपनी सिक्योरिटीज़ को अपने एम्प्लॉयज़ को ऑफ़र करती हैं, जिनमें आ जाते हैं होल टाइम डायरेक्टर्स, ऑफिसर्स और कंपनी के एम्प्लॉयज़, जिन्हें कि एक प्री डिटरमाइंड प्राइस के ऊपर
जो कि मार्केट प्राइस से कंपैरेटिवली कम होता है सिक्योरिटीज़ को इशू कर दिया जाता है। ये एक नई पद्धति है कॉरपोरेट्स में, ताकि एम्प्लॉयज़ को इस प्रकार की फीलिंग या एहसास दिलाया जा सके कि दे आर द पार्ट ऑफ दैट कंपनी। तो इस प्रकार से ये डिफरेंट मेथड्स हैं जिनके थ्रू प्राइमरी मार्केट में सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है। इंटरमीडिएटरीज इन्वॉल्व इन द इशू प्रोसेस इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में कौन कौन से मध्यस्थ पार्टिसिपेट करते हैं, आज हम इस पर अब डिस्कस करेंगे। फर्स्ट है मर्चेंट बैंकर्स। मर्चेंट बैंकर्स कौन है? मर्चेंट बैंकर्स मीन्स एनी पर्सन engaged in the business of issue management by making arrangements regarding selling and buying or subscribing to securities, or acting as manager, consultant, advisory, or rendering corporates advisory services in relation to such issue management। यानी कि मर्चेंट मैनेजर कौन है, मर्चेंट बैंकर कौन है? एक ऐसा पर्सन और एक ऐसा इंस्टीट्यूशन जो कि जब फर्म अपने शेयर्स इशू करती है तो उन शेयर्स को के लिए पूरी तरह से अरेंजमेंट करता है, चाहे वो उसके ख़रीदने के लिए हो, चाहे उसको बाय करने के लिए हो, चाहे सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब करने के लिए। तो मर्चेंट बैंकर जो है ये सारी इशू एक्टिविटीज़ करता है। और इसके साथ साथ मर्चेंट बैंकर एक मैनेजर की तरह से या कंसल्टेंट की तरह से इशू से रिलेटेड सभी तरह की कॉरपोरेट एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। हर एक कंपनी के लिए ज़रूरी है कि वो अपने लिए मर्चेंट बैंकर्स की सहायता लें जब भी वो एक नया इशू निकालती हैं, और इट इज़ कंपल्सरी एंड ऑब्लिगेटरी टू टेक द हेल्प फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर्स बाय एवरी public issue। but if organization अगर वो अपना राइट इशू निकालती है और राइट इशू की वैल्यू 50 लाख से अबव नहीं होती है, इन दैट केस मर्चेंट बैंकर्स की हेल्प लेना ज़रूरी नहीं है। लेकिन यदि और केसेस हैं 50 लाख से ज़्यादा एक्सीड करती है वैल्यू, तो इट इज़ कंपल्सरी टू टेक द हेल्प फ्रॉम द मर्चेंट बैंकर्स। नेक्स्ट जो हमारा पार्टी है वो है अंडरराइटर्स की। अंडरराइटर्स कौन है? अंडरराइटर्स वो इंस्टीट्यूशंस हैं या वो पर्सन हैं जो कि कॉरपोरेट्स के साथ, कंपनीज़ के साथ एग्रीमेंट करते हैं कि जब कंपनी अपना सब्सक्रिप्शन निकालती है तो वो अंडरराइटर्स की हेल्प से निकालती है। कैसे? ये अंडरराइटर्स उन्हें गारंटी देते हैं कि यदि ये सब्सक्रिप्शन में यदि पब्लिक पूरी तरह से उनके शेयर्स नहीं खरीदती है तो बाकी जो जितने भी बैलेंस बचेंगे शेयर्स वो इंस्टीट्यूशन यानी कि अंडरराइटर खुद उसे खरीद लेगा। तो इस प्रकार से कंपनीज़ की जो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, या ये कहिए कि कंपनीज़ की जो सब्सक्रिप्शन करने का जो उनके ऊपर अकाउंटेबिलिटी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अब किसकी बन जाती है? अंडरराइटर्स की बन जाती है। लेकिन अंडरराइटर्स अपनी अंडरराइटिंग के लिए जो कंपनी से कमीशन चार्ज करते हैं, जो कि शेयर्स और डिबेंचर्स के ऊपर अलग अलग वैल्यू से, अलग अलग परसेंटेज से चार्ज किया जाता है। तो इस प्रकार से जो कॉरपोरेट्स हैं उन्हें किसी भी तरह का कोई भी रिस्क नहीं रहता है कि उनका कोई भी शेयर बिना बिका रह जाएगा। तो अंडरराइटर्स इस प्रकार से कॉरपोरेट्स को फैसिलिटी देते हैं। थर्ड जो इसमें आता है वो है रजिस्ट्रार टू इशू। तो रजिस्ट्रार टू इशू को कौन है? रजिस्ट्रार टू इशू इज़ एन इंटरमीडिएटरी हु कलेक्ट एप्लीकेशंस फ्रॉम इन्वेस्टर्स, कीप्स रिकॉर्ड्स ऑफ एप्लीकेशंस एंड मनी रिसीव फ्रॉम इन्वेस्टर्स, जो कि एप्लीकेशंस मनी को कलेक्ट करने में भी हेल्प करता है, और जितना भी अलॉटमेंट्स या एप्लीकेशन मनी आती है उसके लिए पूरी तरह से इन्वेस्टर्स का रिकॉर्ड रखता है और उन सब के नाम जो है अपने रजिस्टर में लिखता है। और ये कंपनी को भी असिस्ट करता है कि कितना अलॉटमेंट हुआ है, कितना कब जो है अलॉटमेंट लेटर्स को डिस्पैच करना है, और
रिफ़ंड ऑर्डर कितना क्रिएट करना है, इंटरेस्ट वारंट्स के रिगार्डिंग भी सारा रिकॉर्ड रखता है, और मीटिंग्स से रिगार्डिंग भी जो भी नोटिसेस हैं वो रजिस्ट्रार के द्वारा शेयर होल्डर्स को भेजे जाते हैं। और एनुअल रिपोर्ट्स जो है शेयर होल्डर्स की, या जो भी स्टैट्यूटरी एनुअल रिटर्न्स हैं, तो ये सारी जो भी जितनी भी चीज़ें होती हैं कॉरपोरेट्स में, उन सब का रिकॉर्ड रजिस्ट्रार के पास रखा जाता है। नेक्स्ट जो आपकी जो इंटरमीडिएटरी है वो है बैंकर्स टू इशू। बैंकर्स कौन है? वो बैंक्स हैं जो कि एक इंटरमीडिएट की तरह से काम कर रहे हैं, और जब भी कंपनी अपने शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में इशू करती है तो उनकी एप्लीकेशन मनी को रिसीव करना, और एप्लीकेशन मनी को रिसीव करके, और अगर कोई अलॉटमेंट नहीं होती है उन पर्सन्स को तो उनकी एप्लीकेशन मनी को रिफ़ंड करना, ये सब ड्यूटी बैंकर की आ जाती है। तो सेबी जो है, सेबी इस प्रकार की बैंकर्स के लिए बहुत ज़रूरी हो जाता है कि वे सेबी के अंडर अपना रजिस्ट्रेशन फॉर्म लें, यानी कि अपने आप को रजिस्टर्ड करवाएं, ताकि वो एक बैंकर एज बैंकर टू इशू वर्क कर सकें। नेक्स्ट इंटरमीडिएरी है डिबेंचर ट्रस्टी। डिबेंचर ट्रस्टी कौन है? जो कि डिबेंचर्स के फेवर में काम करते हैं और डिबेंचर्स के इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हैं कंपनी में, कि किसी भी तरह से कोई उनका इंटरेस्ट नेगेटिवली इफेक्ट ना हो सके। डिबेंचर्स ट्रस्टी जो है इट इज़ कंपल्सरी टू अपॉइंट डिबेंचर्स ट्रस्टी इन केस ऑफ इशू ऑफ डिबेंचर्स विद मेच्योरिटी ऑफ मोर देन 18 मंथ्स। यदि 18 महीने से ज़्यादा के समय के लिए डिबेंचर्स इशू कर दिए गए जाते हैं तो ऐसे में ज़रूरी है, सेबी के द्वारा ये कहा गया है कि इट इज़ कंपल्सरी टू अपॉइंट द डिबेंचर ट्रस्टी इन द कंपनी। नेक्स्ट जो हमारे हैं वो हैं ब्रोकर्स टू इशू। ब्रोकर्स कौन है? जो कि सब्सक्रिप्शन में हेल्प करते हैं और अपने काम के बदले में वो क्या लेते हैं? कमीशन लेते हैं। तो इन्वेस्टर्स और कंपनीज के बीच में जो वर्क करते हैं, जिनके थ्रू ये शेयर्स या डिबेंचर्स बेचे जाते हैं और अपने वर्क के लिए ये अपना कमीशन चार्ज करते हैं। और लास्ट में जो इंटरमीडियरी है वो है पोर्टफोलियो कंसल्टेंट। जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है, पोर्टफोलियो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज़, कि आपने एक कॉम्बिनेशन तैयार कर दिया सिक्योरिटीज़ का, जिसमें स्टॉक्स भी आ रहे हैं, शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स जिसको आप कहते हैं, या कोई और इंस्ट्रूमेंट्स आ रहे हैं। तो ये कंसल्टेंट क्या करते हैं कि एक इन्वेस्टर को एडवाइस देने का काम करते हैं कि कौन सा ग्रुप, कौन सा पोर्टफोलियो उनके लिए अच्छा रहेगा, जिससे उनका रिटर्न ज़्यादा होगा और रिस्क उनका कम होगा। तो ये पोर्टफोलियो कंसल्टेंट्स इन्वेस्टर के बेनिफिट के लिए हैं और पोर्टफोलियो कंसल्टेंसी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। Now